नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। कल महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे और उन वोट डाले जाने से पहले हम उन तमाम सीटों की यहां पर कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे जहां सीधा मुकाबला है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या झारखंड की। तो महाराष्ट्र की पहले बात कर लेते हैं विकास। 288 सीटों पर कल महाराष्ट्र में मतदान होना है और बीजेपी और कांग्रेस में 75 सीटों पर सीधी टक्कर है। आज हम इसी दिलचस्प आंकड़े पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। 2014 के बाद से विकास जब जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर हुई है, बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने थोड़ा सा बाजी मारी थी बीजेपी से। तो ये देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में क्या होता है। 75 सीटों पर महाराष्ट्र में बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। इनमें 35 सीटें अकेले विदर्भ में हैं। और अगर शिवसेना के दोनों धड़ों की बात करें तो 53 सीटों पर ये दोनों ही धड़े आपस में सीधे टक्कर पर है, सीधे मुकाबले में है। 27 सीटें मुंबई कोंकण में है। बिल्कुल अखिलेश, आपने जो जानकारी रखी है दर्शकों के सामने वो एकदम पुख्ता है। 27 सीटें मुंबई और कोंकण की ऐसी हैं जहाँ शिवसेना वर्सेस शिवसेना ही होगा, यानी कि उद्धव गुट और शिंदे गुट की। वहीं एनसीपी की बात कर लेते हैं क्योंकि एनसीपी भी दो फाड़ हुई थी, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट। यहाँ पर 41 सीटें ऐसी हैं अखिलेश जहाँ पर सीधा मुकाबला एनसीपी वर्सेस एनसीपी है और इसमें से अकेले 26 सीटें जो है पश्चिम महाराष्ट्र की आती हैं और ये वो इलाका है जो तय करेगा कि एनसीपी में असली एनसीपी कौन है, क्योंकि 26 सीटें एक बड़ा चंक है जो यहाँ से निकलकर सामने आएगा अखिलेश। तो जो मराठा वोट हैं उन पर सीधी लड़ाई दोनों ही गुटों की है, एनसीपी के दोनों ही फैक्शंस की है। और आपको बताएं कि जो लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा था, लोकसभा चुनाव को अगर हम विधानसभा सीटों पर कन्वर्ट कर दें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 90 सीटों पर आमने सामने मुकाबला हुआ था। और जो रुझान था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर इसमें बीजेपी से आगे रही थी, बीजेपी 38 सीटों पर आगे रही थी। तो यानी लोकसभा चुनाव में इस बार जब सीधी टक्कर हुई बीजेपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था। बिल्कुल। और देखिए, अगर वोट शेयर की बात की जाए तो इस वोट शेयर में बीजेपी ज़रूर आगे थी, लेकिन सीटों में जो जीतने में तब्दीली हुई इसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा वार देखा जाए तो 78 सीटें ऐसी हैं जिसमें शिवसेना और शिवसेना यूबीटी इनका सीधा मुकाबला हुआ है। और इनको अगर नतीजों में कन्वर्ट करके देखें तो शिवसेना जो शिंदे गुट है वो 39 सीटों पर विजयी हुआ और शिवसेना उद्धव गुट 36 सीटों पर विजय हुआ। इस तरह अन्य जो है वो 3 सीटों पर विजय हुए थे। तो यहाँ पर जो बाजी है वो शिवसेना शिंदे गुट के हाथ आई थी और 3 सीटें उसने ज़्यादा विधानसभा सीटों पर ज़्यादा अपनी बढ़त हासिल की थी। और चाचा भतीजों के बीच में जब मुकाबला हुआ था लोकसभा चुनाव में तो क्या हुआ था, 12 विधानसभा सीटों पर आमने सामने मुकाबला था। इसमें अजीत पवार पीछे रह गए थे, काफ़ी पीछे रह गए थे। वो केवल 2 सीटों पर ही बढ़त बना पाए, जबकि एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर आगे रहा। तो इस तरह से एनसीपी में शरद पवार का पलड़ा भारी रहा, शिवसेना बनाम शिवसेना में एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी रहा और कांग्रेस बनाम बीजेपी में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। देखिए यही वजह थी जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव से पहले शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि जो लोकसभा में मोमेंटम बना है वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है। और अब जब विधानसभा चुनाव धीरे धीरे चढ़ना शुरू हुए, पहले दौर का मतदान हुआ, दूसरे दौर का मतदान कल होना है, तब फिर जो स्थितियां क्या बदल गई हैं इसी का हम आकलन करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। विजय चोरमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा हेगड़े शिवसेना के नेता हैं, वे भी हमारे साथ वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। दीपक झा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वे हमारे साथ जुड़ेंगे। और अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। राजेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ पैनल में डिस्कशन के दौरान होंगे। तो अखिलेश, शुरुआत की जाए डिस्कशन की और पहला सवाल आप दागिए क्योंकि आज के बुलेटिन में हमलावर आप ही हैं। हमले की खैर बात नहीं है इसमें, लेकिन आनंद जी हमारे साथ हैं। आनंद जी स्वागत है आपका। यही पूछना चाह रहे थे आपसे कि जब सीधे सीधे मुकाबला हुआ तो एनसीपी में तो ये समझ में आया कि पलड़ा किसका भारी है, लेकिन शिवसेना में तो टक्कर बराबर बराबर की रही। तो आपको लगता है कल जब लोग वोट डालने जाएंगे तो इसका फैसला भी कर देंगे कि असली शिवसेना किसकी है? अखिलेश जी, विकास जी, आप दोनों जन को नमस्ते। देखिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो चुनाव के ऐन 3-4 महीना पहले ही हमें हमारा एक नया नाम मिला था, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, और एक नया निशान मिला था मशाल।
ग्रामीण भागों में पहुंचाने में हम कहीं-कहीं चूक गए। क्योंकि आज भी बहुत सारे मतदाताओं को यही लग रहा था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष ही है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमने लोकसभा चुनाव के बाद 2 3-4 महीने हमें विधानसभा के लिए मिले। हमने गाँव-गाँव तक ये बताया लोगों को कि अब 2 शिवसेना हो गई है। हमारी शिवसेना का नाम ये है, हमारी शिवसेना का चुनाव चिन्ह मशाल है। तो लोग अब धीरे-धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आप जैसे मीडिया कर्मी के माध्यम से अब जो जान गए कि हाँ भाई, असली शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की, जो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है वो शिवसेना है, उसका निशान मशाल है। तो अब हम मशाल लेकर जब लोगों के पास पहुंचे तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोकसभा में हमें थोड़ी सी कम सीटें मिली थी वो विधानसभा में हम पूरी कर लेंगे। हम चूंकि 95 सीटों पर अभी लड़ रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम 50% के ऊपर का स्ट्राइक रेट लेकर चलें और एक अच्छी स्थिति में बने। और महाविकास आघाड़ी के नाते भी हम एक मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी अपनी-अपनी एक जगह है, उनका भी अपना एक एरिया है। कोई मराठवाड़ा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कोई विदर्भ में अच्छा कर रहा है। हम कोंकण और मुंबई और उत्तर महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में भी हैं। तो हमें लगता है कि जो लोकसभा के नतीजे थे, उससे थोड़ा बेहतर हमें इस बार देखने मिलेगा, क्योंकि हमारा नाम निशान गाँव-गाँव तक पहुँच चुका है। जी। जी कृष्णा हेगड़े जी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। पिछली बार शिवसेना यूबीटी इसलिए आपके मुकाबले कम सीटों पर विजय हासिल कर पाई क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह लोगों तक नहीं पहुंचा था। इस बार आपके लिए मैदान जो है वो खाली नहीं है। देखिए, सिर्फ वोट का अंतर नहीं है या परसेंटेज ऑफ सीट का अंतर नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी का अंतर है। जो हिंदुओं को मानता है वो असली शिवसेना, जो हिंदुत्व को मानता है वो असली शिवसेना, जो बाला साहेब के विचारों पे चलता है वो असली शिवसेना, जो सावरकर को मानता है वो असली शिवसेना, जो राम को मानता है वो असली शिवसेना, जो राम मंदिर को मानता है वो असली शिवसेना, जो सनातन को मानता है वो असली शिवसेना। और ये लोग तो ये सब भूल गए हैं, बाला साहेब के विचारों को भूल गए। अभी शिवसेना से वो सोनिया सेना हो गए और सोनिया सेना से अभी वो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो गए। तो देखिए, सिर्फ सीट का अंतर नहीं है। सीट में भी हमको 47% मिला था, उनको 42% मिला था स्ट्राइक रेट में। और दूसरे जो असेंबली में भी हमको 39 सीट्स असेंबली में हम जीते, 36 वो जीते। और अगर आपने पूरा लोकसभा का विश्लेषण किया है तो जो महाविकास आघाड़ी और महायुति है उसमें 2,60,000 का ही फर्क है पूरे महाराष्ट्र में, और 0.3% का ही फर्क है। उसके बाद 2,80,00,000 हमारे जो बहना है उनको हमने लाड़की बहन जो योजना है उसमें हमने उनको लाभ पहुंचाया। 5 किस्तें दिए, 7,500 रुपए उनको दिए। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन के लिए वयोश्री योजना है, लेक लाडली योजना है, हमारे गैस सिलेंडर का योजना है, महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का योजना है, जो हमारे किसानों के लिए हम मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। और मराठा के लिए हमने आरक्षण दिया, ओबीसी के लिए हमने काम किया, गरीबों के लिए हमने काम किया। तो हमारे एकनाथ शिंदे जी की महायुति की सरकार भारतीय जनता पार्टी और अजीत दादा पवार के एनसीपी के साथ 24 घंटा काम करने वाली सरकार है। इनकी सरकार फेसबुक लाइव की सरकार थी। इनके मुख्यमंत्री सिर्फ 2 बार मंत्रालय गए 2.5 साल में। और लोग जानते हैं कि कोविड में क्या भ्रष्टाचार हुआ, साधुओं की हत्या कैसी हुई, बॉडी बैग्स में घपला कैसा हुआ, दवाई में घपला कैसा हुआ, खिचड़ी का स्कैम कैसा हुआ। अनगिनत जो इंफ्रास्ट्रक्चर में था, ये जो मेट्रो लिंक हो, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, आरे कार शेड हो, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, सब काम उन्होंने रुका दिया था। वसूली की सरकार थी। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, जैसे बुलेट ट्रेन था या फिर रिफाइनरी कोंकण में आ रहा था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, और बाला साहेब महा समृद्धि मार्ग था, सभी का काम इन्होंने रोक दिया था। और हमारे सरकार ने आके पूरा सब काम पूरा कर दिया। और इसके लिए लोग काम करने वाली सरकार को चाहते हैं, और इसके लिए हमारी सरकार, महायुति की सरकार, फिर से भारी बहुमत से आ रही है, उसमें मुझे पूरा यकीन है। और महाराष्ट्र की जनता महायुति की सरकार को भारी तादाद से जिताएंगे। ठीक है। अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी के। अजय जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। यही प्रश्न आपसे भी कि हमने कुछ आंकड़े दिखाए थे कि जब बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है, बल्कि होती आई है 2014 से तो ज़्यादा ही हो रही है, तो उसमें बीजेपी हमेशा भारी रहती है। लेकिन जो इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें महाराष्ट्र के जो आंकड़े आए
उसमें कांग्रेस ने आपसे बाजी मारी और आप जानते हैं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। इस बार भी कांग्रेस वहाँ पर करीब 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और करीब 75 सीटों पर आपका सीधा मुकाबला है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जब अब सीधी टक्कर होगी तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनती है? अखिलेश जी, देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव को आप विधानसभा चुनाव से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों चुनावों का डायनेमिक्स अलग होता है। निश्चित तौर पे महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव में अपने एक नेगेटिव नैरेटिव, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, 400 ये पार करेंगे, एक नेगेटिव नैरेटिव चला के जनता के बीच में भ्रम फैला के वो हमें लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पीछे करने में सफल जरूर हो गए। लेकिन अब 5 महीने निकल गए, सरकार भी बन चुकी है मोदी जी के केंद्र में। अब वो सरकार लगातार काम पे काम कर रही है। पहले 100 दिन में कितने अभूतपूर्व काम हुए। तो और महाराष्ट्र को जनता को, चाहे उत्तर प्रदेश में जनता को, सबको समझ में आने लगा है कि ये नेगेटिव झूठा प्रचार था, एक नेगेटिव नैरेटिव था और उस ढंग में अब रहना नहीं है। पिछले 2-3 महीने की जितनी घटनाएं हुई हैं महाराष्ट्र में या देश में, जिस लेवल पे अशांति, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई, वो सब जनता के मन में रजिस्टर हो रहा है। दूसरा, काम बोलता है, आपको गिनवाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया। जब आप मुंबई की सड़कों पे चलेंगे और आप वर्ली से ओवर स्पेस से जाएंगे या कोस्टल रोड से जाएंगे तो आप जा रहे हैं उस रोड पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जब सबसे बड़ा पोर्ट अभी मुंबई के बगल में खुलने जा रहा है महाराष्ट्र में, तो वो सबको दिखता है। तमाम हमने जो काम किया, हमारी सरकारों ने काम किया है, वो दिखता है, वो बोलता है और इसीलिए लोग हमें रिपीट करेंगे। जहाँ तक रही कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा बन के रह चुकी है। उस झूठ के पुलिंदे में से कुछ और नहीं निकलता है, सिर्फ झूठ के अलावा। आप ये देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की जनता देख नहीं रही होगी कर्नाटक में क्या हो रहा है? बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र का। कर्नाटका में क्या क्या वायदे किए थे, कितने वायदे पूरे कर रहे हैं। आज तक कहे थे महंगाई कम करेंगे, सेस बढ़ा दिया, डीजल वैट के तेल के दाम बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा दिए, बिजली फ्री करने की बात थी। जमीन ले लेके सारा आरक्षण मॉडल गोल गोल कर दिया, सारे मुसलमानों को ओबीसी में डाल के ओबीसी भाइयों का हक मारा जा रहा है। तो कर्नाटका में ये बात दिख रही है, तेलंगाना में ये बात दिख रही है। हिमाचल को किस तरह से निचोड़ दिया है, ये बात समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सब जनता समझ रही है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज के दिखाए हुए रास्ते पे चलना पसंद करती है, वीर सावरकर के रास्ते पे पसंद करती है। और महाराष्ट्र की जनता चुनेगी कि कौन चल रहा है, शिवाजी महाराज और वीर सावरकर के रास्ते पे। इनको तो सावरकर का नाम सुन के उल्टी आने लगती है। क्या लड़ेंगे ये चुनाव? ठीक है अजय जी, आपके पास आएंगे। दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो से। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, उसका नुकसान लोकसभा में हुआ। अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है और स्थिति साफ हो चुकी है। जो संविधान खत्म हो जाएगा वाला जुमला आपने छोड़ा था वो काम नहीं कर रहा है। हरियाणा में उसका नतीजा आप देख चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कहीं हरियाणा रिपीट तो नहीं होगा? विकास जी, देखिए, गंगा में पानी बह चुका है ना, आपने कहावत कह दिया, लेकिन अभी भाजपा गंगा जी को कहावत के लायक भी नहीं छोड़ा है। गंगा का जो पानी है ना, इतना प्रदूषित हो चुका है। नमामि जो गंगे इन्होंने प्रोजेक्ट चलाए थे, इनसे पूछ लीजिए, जवाब नहीं देंगे। आपने महाराष्ट्र पे सवाल किया था इनसे, ये हिमाचल चले गए, कर्नाटक चले गए, लेकिन महाराष्ट्र में जवाब नहीं दे पाए कि जो इनका नारा था बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका आज क्या हुआ, बांटेंगे तो जीतेंगे। तो आपने देखा ना किस तरीके से बांट रहे हैं नोटों की गड्डियां तड़ातड़ बट रही हैं। तो तावड़े का जो तड़ातड़ कांड है, आज पूरे महाराष्ट्र ने देख लिया है कि किस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, किस तरीके से जाके वहां पे अराजकता फैला रहा, नोट कांड कर रहे हैं। तो मोदी जी और उनके प्रवक्ता बताएंगे क्या देश को कि ये तड़ातड़ कांड क्यों किया जा रहा था भाई? तो महाराष्ट्र की जनता ये बता रहे हैं कि पोर्ट खुलने जा रहा है। पोर्ट किसका बन रहा है? आपने धारावी प्रोजेक्ट किस तरीके से किस व्यक्ति को दे दिया, पूरा देश जानता है। तो मोनोपोली चल रही है इस देश में कि एक आदमी को सारा का सारा साम्राज्य दे दो। जैसे भाजपा के अंदर आप देखते हैं कि सेंट्रलाइज पावर हो गया, मोदी जी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं वहां पे। उसी तरीके से देश में आधिपत्य जो है, साम्राज्य जो है, एक बिजनेसमैन का, हमारा और कांग्रेस पार्टी मैं आपने जो अजय आलोक जी के पास जाना चाहूँगा, जो तावड़े जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अजय जी, क्या जवाब उसका है? क्योंकि आज एक एफआईआर हुई है, कहा गया कि एफआईआर उनके खिलाफ इसलिए हुई क्योंकि वो प्रचार की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी उस इलाके में थे और उन्हीं की मौजूदगी में नोट बांटेगा, ऐसा भी आरोप लगाया गया। उस बारे में भी जो स्थानीय उम्मीदवार उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो इस पर पार्टी का क्या जवाब है? देखिए, सरासर निराधार आरोप है।
पहली बार कहा गया 5 करोड़ बांट रहे थे, फिर 9,80,000 रुपये मिले, वो भी तावड़े जी के पास से कुछ नहीं मिला है। कैंडिडेट को आरोपित किया गया है। तावड़े जी वहाँ क्यों गए थे? वहाँ कोई चुनाव प्रचार नहीं करने गए थे। डोर टू डोर कैंपेनिंग कैंडिडेट को अलाउड होता है, कैंडिडेट अपना कैंपेनिंग कर रहे थे। तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बूथ का संगठन को हर विधानसभा के चुनाव में जाके फाइनल टच हुआ है कि नहीं सब कोई देखता है, वही करने गए थे, कोई प्रचार भी नहीं कर रहे थे। अब बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों को सूचना मिली कि पैसे बट रहे हैं, जैसे कि चुनाव में हमेशा होता है, हल्ला उड़ जाए कि पैसे बट रहे, पैसे बट रहे। पहुँच गए वहाँ, हंगामा होने लगा। जब हंगामा होने लगा तो पुलिस आई, और निश्चित तौर पर आचार संहिता लगी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसमें FIR दर्ज होता है। तावड़े जी ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई चुनाव से वो मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तो होने दीजिए जांच। ये तो चले लगा रहेगा, लेकिन इनको आरोप लगाने में अजय जी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में नहीं बीतता, आरोप लगाते हैं, राफेल चौकीदार, उसके माफी भी वीर है, तुरंत माफी भी मांगते हैं, पैर छू लेते हैं, माफ कर दो। सारे देश के OBC को गाली दी, उसके कोर्ट में माफी मांगा। ये सब तो आदतन बेसिकली झूठे हैं, आदतन झूठे हैं। हम एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं जिसपे कि महाराष्ट्र में काफी जी अजय जी रोकूंगा आपको। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है विकास, वो है बागियों का, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन जो है वो बागियों को बड़ी संख्या में फेस कर रहे हैं। बागी जब खड़े होते हैं महाराष्ट्र में तो क्या होता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि चुनाव में काफ़ी कुछ फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो निर्दलीय होते हैं या जो बागी होते हैं वो किस तरह से चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं। किसके कितने बागी मैदान में हैं? बीजेपी के 27, कांग्रेस के 23, शिवसेना UBT के 11, NCP के 5, NCP शरद पवार के 8 और शिवसेना के 13 बागी उम्मीदवार मैदान में है। तो ये एक बड़ी संख्या है जो कि इस बार सभी पार्टियों को परेशान कर रही है, सभी गठबंधनों को परेशान कर रही है। देखिए, जो बागी होते हैं वो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, बागी निर्दलीय ही खड़े होते हैं। तो हम आपको एक निर्दलियों का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं कि इस चुनाव में कितने निर्दलीय जीते। 1995 में रिकॉर्ड तोड़ 45 निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे। 1999 में इनकी संख्या गिरी और 12 तक रह गई, लेकिन 2004 में फिर से निर्दलीय 19 की संख्या में जीत के आए और 2009 में ये संख्या बढ़कर 24 तक फिर से पहुंची। 2014 में फिर से निर्दलीयों की संख्या गिरी और निर्दलीय विधायक केवल 7 चुनकर आए। 2019 में फिर से एक बार निर्दलीय विधायकों की संख्या बढ़ी और 13 की संख्या में निर्दलीय विधायक चुनकर आए। इस बार भी बड़ी तादाद में विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या विधायकी के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। क्या निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे ये हम समझेंगे, इसको समझने की ज़रूरत भी है। लेकिन हम सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार चलते हैं विजय चोरमारे के पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या इस बार निर्दलीय ठीक उसी तरह खेल बिगाड़ रहे हैं जैसे हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ा निर्दलीय उम्मीदवारों ने। सही है। इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में निर्दलीय बड़ी संख्या में खड़े हैं और इसका खामियाजा सारी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। आखिर में देखना पड़ेगा कि कितने निर्दलीय चुन के आते हैं। आज की तारीख में ऐसा कहा जाता है कि अंदाजा ऐसा है कि 30 तक बागी चुन के आ सकते हैं। 1995 का जो 45 का आंकड़ा था उस तक नहीं पहुंचते, मगर 30 तक आंकड़ा पहुंच सकता है। और सरकार और सत्ता स्थापना में बागियों का रोल अहम रहने की संभावना बताई जा रही है। देखिए, इस बार बागी बढ़ने का कारण क्या है। पार्टियां इस बार 6 हुए, जो प्रमुख पार्टियां वो 6 प्रमुख पार्टियां हो गई है। इसलिए 6 प्रमुख पार्टियां होने के कारण बागियों की संख्या बड़ी है। एक पार्टी में भी अगर 3-4 जो चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं, मगर 3 पार्टी हो गए, उस अलग अलग पार्टी के जो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में जिला परिषद के इलेक्शन नहीं हुए, कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए बहुत देर के बाद इलेक्शन होने के कारण बागी खड़े रहने की संख्या ज्यादा है। और बहुत सारे ज्यादातर बीजेपी ने अपने बागी बिठाने का अच्छे प्रयास किए। बीजेपी के अच्छे बागियों ने, अच्छी संख्या में बीजेपी की बागियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, मगर बाकी पार्टियों को उसमें सफलता नहीं मिली। फिर भी बीजेपी की बागियों की संख्या सबसे अधिक है और इस बार बागी खेल बिगाड़ सकते हैं और सत्ता स्थापने में वो किसका खेल बना सकते हैं, ये मुझे लगता है इसके लिए विधानसभा की बात कही जा रही है, वैसे में अगर वैसा होता है तो निश्चित तौर पर बागियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार बनने हुए। राजेंद्र जी, महाराष्ट्र में इस बार ये महा कन्फ्यूजन देखने को मिला कि 6 पार्टियां हैं, 6 चुनाव चिन्ह हैं, जो कल तक साथ में थे वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जनता के लिए तय कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। राजेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है माइक।
मैं कह रहा हूं कि यही एक बड़ा इशू महाराष्ट्र के चुनाव में है, किस तरह से पार्टियां तोड़ी गई। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस इशू पर एक बार एक माहौल बना और उस माहौल का नतीजा सब लोगों ने देखा। इस बार भी जो चीजें हैं उसमें जिस तरह की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र जिसके लिए बिल्कुल आदी नहीं है, जिस तरह की पॉलिटिक्स वहां होती नहीं रही है, वो पॉलिटिक्स सामने आई है। इसका खामियाजा या आप ये कहें कि इसका इम्पैक्ट इस चुनाव में भी दिखाई देगा, विधानसभा में भी दिखाई देगा। और जो बागी दिख रहे हैं, बहुत सही बात चौरमारे जी ने कही कि पार्टियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उनमें से लोग जैसे पहले कम पार्टियां थी तो कम पार्टियों में कम बागी होते थे, पार्टियां ज्यादा हो गई, ज्यादा बागी हो गए। और ज्यादा पार्टियां, मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से रीअलाइनमेंट की स्थिति महाराष्ट्र के पॉलिटिकल स्पेस में होगी, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि क्या इस तरह की पॉलिटिक्स वहां चलेगी जी। और उसके बाद चीजें उस तरह से रियलाइन होंगी। जी। तो देखिए, महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो बागियों पर आके काफ़ी कुछ निर्भर हो जाएगी, ऐसा फिलहाल देखने में लग रहा है। जो ग्राउंड पर पत्रकार हैं उनका भी ये मानना है कि इस बार की लड़ाई जो है वो हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा की तरफ चली जाए। और भी आगे मुद्दे हैं, इन पर बात करने के लिए हम वापस लौटेंगे, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। अब ये भी बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर मुद्दे क्या हैं। कई सारे मुद्दे हैं, विकास से लेकर के विश्वासघात तक। ये मुद्दा एक बड़ा प्रमुख रहा। दूसरा मुद्दा ये भी रहा है कि जो रेवड़ियां हैं वो बांटने में या उनका वादा करने में कोई भी गठबंधन पीछे नहीं रहा है। तो इस तरह से एक से बढ़कर एक यहाँ पर मुद्दे आए हैं। नज़र डाल लेते हैं किन मुद्दों की खासतौर से चर्चा हुई है। खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं की चर्चा, सोयाबीन, कपास, गन्ना, प्याज, इनकी कीमतों की लेकर बात बार बार होती रही। HP पंप, किसानों की कर्ज माफ़ी, ये सारे मुद्दे होते रहे। और साथ ही मराठा आरक्षण मुद्दा, ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। रेवड़ियाँ किसकी जनता पसंद ज़्यादा करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हमारे बने हुए हैं। अजय जी, आपके पास आना चाहूँगा। वादों की भरमार तो बीजेपी गठबंधन ने काफ़ी की है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोशिश ये रही कि जो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे हैं वो ज़्यादा प्रमुखता से छाए रहे चुनाव में। देखिए अखिलेश जी, मैं अपने कांग्रेस के भाई को कहना चाहूँगा, न्योता देता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को, हल्की में आएंगे तो नहीं। योगी जी की तरफ से इलाहाबाद आके गंगा जी में स्नान कीजिए। गंगा जितनी साफ़ हुई ना, आप तो बिहार के हैं दीपक जी, पटना आके देखिए कितनी साफ़ हुई है गंगा। इससे ये मत कहिए गंगा मैली है। मैं आपको न्योता देता हूँ, कुंभ में आइए, स्नान कीजिए। देखिए दीपक जी, बात ये है अखिलेश जी कि महाराष्ट्र में जनता मुद्दों पे और वादों पे भरोसा नहीं करती है, डिलीवरी पे भरोसा करती है। और इस सरकार में तो और भी अच्छा है, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी ने किया है, चलाया है, और 2.5 साल हमने चलाया है। किसने क्या डिलीवर किया ये सामने है। मैंने कहा ना कि हमारा काम बोलता है। आज महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये मिल रहे हैं महिलाओं को। हमने ऑलरेडी 3-4 किस्त दे चुके हैं। जितनी घोषणाएं हम कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जो प्रमुख घोषणाएं हैं, तो लोगों को इसलिए भरोसा है क्योंकि जो जो काम हमने 2.5 साल में किए हैं वो लोगों को दिखता है। कांग्रेस भी अपने तमाम घोषणा पत्र हमारा डुप्लीकेट करके लाती है, लेकिन दिक्कत क्रेडिबिलिटी की है। आपने डिलीवरी कहाँ की? देश में 10 साल मोदी जी रहे हैं, क्या क्या डिलीवर किया है देश को दिख रहा है। हमारी इकोनॉमी कहाँ फ्रजाइल 5 से टॉप 5 में कैसे पहुँच गई, हम टॉप 3 में कैसे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वेज कैसे बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहा है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ती कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? ये तो बहुत जरूरी है कहना। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, अगर हमारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं, तो क्या राजनीति या क्या राजकाज, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम जनता की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं तो हम क्या राजकाज करेंगे। आपको पता है मुंबई में एक एस्टिमेटेड वर्शन है, आज मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। क्या उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए? अभी आपने देखा क्या हुआ मालेगांव में, 137 अकाउंट पकड़ा गया जिसमें 125 करोड़ रुपए निकले हैं, और ये धर्म विशेष को टारगेट करके बांटे गए हैं। एनआईए भी जांच में लग गई है, ईडी ने तो रेड की थी। ऐसे एलिमेंट्स को नहीं पकड़ना चाहिए।
इसलिए ये नारा देना कि बटेंगे तो कटेंगे, मैं तो कहता हूँ निर्ममता से कटेंगे अगर बटेंगे तो। एक रहने में ही सेफ है, इसलिए हम लोग एक हैं और जनता भी एक है और सेफ है। ठीक है। और अजय बाकी आलोक जी का बाकी जवाब जितने देने से पहले घुसपैठिए आपसे हैं, पूछना चाहूंगा कि चाहे जो झारखंड हो सवाल चाहे मैंने महाराष्ट्र हो, कहा, बाहर निकालना हमारा फर्ज है। क्रेडिबिलिटी का, कि क्रेडिबिलिटी क्या है, तो यही कारण था कि 3 मुख्यमंत्रियों को मुंबई आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, कर्नाटक के, तेलंगाना के, हिमाचल के, कि हाँ जी हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए। देखिए, आपके सवालों का जवाब बहुत सीधा सा है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में यहाँ तक कि हैदराबाद का नगर निकाय का चुनाव होता है तो पूरा प्रधानमंत्री का कैबिनेट चला जाता है। तो आप इनसे सवाल नहीं करते हैं कि भाई एक नगर निगम का चुनाव में प्रधानमंत्री का कैबिनेट जा रहा है, वो वहाँ पे गारंटी दे रहा है कि हम ऐसा करेंगे। और अजय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है, जुमलों की बात है। भाजपा का घोषणा पत्र जुमलों का पूरा एक ऐसा किताब है जो, क्योंकि इन्होंने अभी अपने शब्दों से स्पष्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अभी 2014 से लेकर 2024 आ गया, जितने वादे किए थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, महाराष्ट्र में कपास के किसानों के क्या हालात हैं वो आप किसी से छिपे नहीं हैं। महाराष्ट्र में कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, शायद आज देश में सबसे ज़्यादा, वो किसी से छिपा नहीं है। अजय जी ने कहा कि रोहिंग्या आ गए, वहाँ पे मुसलमान आ गए। अरे भाई साहब, सरकार तो आपकी है, आपको चुनावों में कैसे याद आता है? आपके मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बोलते हैं कि हम यहाँ चुनाव जीतेंगे तो पाकिस्तान में तिरंगा लहराएंगे। हमने तो पाकिस्तान को बांट भी दिया था और काट भी दिया था। तो अभी अब बांटने और काटने की जब आप बात करते हैं इस देश में, तो कौन कहता है? यहाँ योगी जी का बयान आता है, लेकिन आप ये बताइए कि इस देश में क्या हुआ? केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं हम इस बयान से सहमत नहीं है, अजीत पवार जी कहते हैं हम इस बयान से सहमत नहीं है। तो आप बताइए ना, आपके अंदर ही सिर्फ फुटबॉल क्यों हो रहा है? उधर अशोक चौहान जी आपको नकार देते इस बयान के लिए कि हम ऐसे बयानों का सहमत नहीं करते, महाराष्ट्र में ऐसे बयानों की जगह नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जाते हो, कहते हैं हम रोहिंग्याओं को यहाँ से बाहर निकालेंगे। 3 साल से आपकी सरकार है, अभी तक आपको नींद आ रही थी? आप सो रहे थे या एयरपोर्ट में जाके ड्रग्स ले रहे थे? क्या कर रहे थे? भाजपा कर क्या रही थी अभी तक इतने सालों में? तो इन सब मुद्दों पे सिर्फ ध्यान बटाने की, बरगलाने की बात करते हैं। कृष्णा हेगड़े जी बताइए, आप सो रहे थे क्या? 3 साल में क्यों नहीं निकाला आपने रोहिंग्या को, घुसपैठियों को बाहर? देखिए, कांग्रेस की भाषा है क्या ड्रग्स लेते? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि शायद इनको पता नहीं, हमारी सरकार जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है वो पिछले 2.5 साल से, उसके पहले उद्धव जी की सरकार है। और ये घुसपैठियों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, हमारे नेता सामान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी 40 साल से बात कर रहे हैं। और 40 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो आपकी सरकार सोई थी। आपके विधायक लेटर दे रहे थे, घुसपैठियों को अंदर बुला रहे थे, उनका वोटर कार्ड बना रहे थे, उनसे वोट हासिल कर रहे थे। और इसीलिए अभी भी आप देखो, ये इलेक्शन में भी लोकसभा में वोट जिहाद हुआ है। उसके अलावा अभी ये विधानसभा इलेक्शन में उलेमा काउंसिल, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, अकबरुद्दीन ओवैसी, असउद्दीन ओवैसी, सज्जाद नोमानी, सब साथ में मिलके वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। और आप उनको समर्थन दे रहे हैं और वो आपको समर्थन दे रहे हैं, वो हमको समर्थन दे रहे हैं क्या? तो इशू ये है कि देखिए, आप ऐसे लोगों को समर्थन ऐसा देते हैं। आप लोग अभी औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पर औरंगजेब का फोटो लहराना, रामनवमी पे औरंगजेब का फोटो लहराना, गणपति बप्पा के विसर्जन के दौरान औरंगजेब का फोटो लहराना, दशहरे के दिन पे औरंगजेब का फोटो लहराना। अरे आप क्या कर रहे हो? आप किसको समर्थन कर रहे हो? आनंद जी, संक्षेप में जो बातें देखिए, कृष्णा हेगड़े जी कर रहे हैं, आप जो कर रहे 5 हैं ना, साल वो पहले ये नेशनल सारी बातें आप सिक्योरिटी भी का करते हिसाब थे, है। आप लेकिन अब देश जिस को- तरह से आपने पाला बदला, उसके बाद विचारधारा के मुद्दे पर तो आपको भी लगता है ये कमजोरनेस आपकी बन गई है, हिंदुत्व। नहीं अखिलेश जी, ये मुझे ऐसी कोई सुनाई नहीं बात दिया नहीं है। आपका प्रश्न। नहीं नहीं, ये हिंदुत्व आनंद जी के लिए तो- सवाल था कृष्णा जी। आनंद जी, हिंदुत्व तो हमेशा हमारे प्राण समान रहा है। हम कल भी बात करते थे, आज भी करते हैं, कल भी रहेंगे। ये जो 2024 का चुनाव है ना, ये विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पिच पर कभी खेलना ही नहीं चाहती। जब बात होती है रोजगार की, जब वेदांता फॉक्सकॉन यहाँ आना होना चाहिए, टाटा एयरबस यहाँ आना चाहिए, वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। जब किसानों के सोयाबीन की जो लागत है, उससे भी कम पैसे अगर सरकार उनको मूल्य के रूप में देती है, उस पर कोई बात नहीं करता। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए जो शक्ति कानून हमारे समय का सिग्नेचर किया हुआ केंद्र के पास पड़ा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो ये लोग बात किस पर करना चाहते हैं? केवल बटेंगे तो कटेंगे, केवल एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारी प्रायोरिटी है आज अखिलेश जी की हमें रोजगार कैसे पैदा करना है, कैसे एफडीआई लाना है, कैसे यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को लाना है, और कैसे लोगों को एक बार बिल्कुल काम आनंद दुबे देना जी, है। आप बात बहुत तो- अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस दौरान
इतनी प्रोजेक्ट रोके गए कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपके पास लौटेंगे, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, विकास जी नहीं ब्रेक बोलने के दीजिए, बाद तो लोगों फौरन को हाजिर लगेगा होंगे और कि झारखंड पे भी चर्चा करेंगे। राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। जिन राजनेताओं का भविष्य तय होना है उसमें बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय सीट से कल्पना सोरेन उनकी पत्नी, धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी, सिल्ली से सुदेश महतो और जामताड़ा से सीता सोरेन और दुमका से बसंत सोरेन जैसे दिग्गज शामिल हैं। लेकिन झारखंड में क्या मुद्दे छाए रहे, इन पर भी बात करेंगे। अखिलेश, तो क्या क्या मुद्दे थे जिन पर झारखंड में इस बार ज़बरदस्त चुनाव प्रचार अभियान देखने को मिला है? देखिए, कई सारे मुद्दे थे। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने घुसपैठियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके साथ ही जो बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र में चला, वही बीजेपी ने यहाँ पर भी प्रयास किया उठाने का। पीएम मोदी का भी नारा था, एक हैं तो सेफ हैं। उधर जवाब दिया गठबंधन ने इसको लेकर के कि ना तो बटे थे ना बटे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा मैंने बताया कि वो एक प्रमुख मुद्दा रहा है। रोटी बेटी माटी का मुद्दा पीएम मोदी ने प्रमुखता से उठाया। आदिवासी अस्मिता का मुद्दा भी यहाँ पर छाया रहा है। तो इन मुद्दों के आसपास पूरा चुनाव प्रचार अभियान घूमा है और इस मुद्दे इन कौन सा मुद्दा ज़मीन पर अखिलेश असर कर रहा है, इसकी हम तफ्तीश कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस खबर पर, इस डिस्कशन में जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले दीपक झा का रुख कर लेते हैं। दीपक, ऐसा लग रहा था चुनाव शुरू होते होते कि यहाँ पर तो केक वॉक है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार जो है फिर से रिपीट होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने दोबारा मुख्यमंत्री का पद लेने के बाद अपनी लोकप्रियता बढ़ाई थी, वो बहुत कम होता है ऐसा कि चुनाव आते आते वो लोकप्रियता इस स्तर पर चली जाए। लेकिन जैसे ही चुनाव के मुद्दे हावी होना शुरू हुए, घुसपैठ का मुद्दा, आदिवासियों की अस्मिता का मुद्दा, रोटी बेटी माटी का मुद्दा, कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ना शुरू होती दिखी। देखिए विनोद जी, विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है। घुसपैठियों के सवाल पे जवाब ये है कि घुसपैठियों की जब बात भाजपा करती तो अच्छा नहीं लगता। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आज देश का गृह मंत्री कौन है, देश जानना चाहता है। तो अगर देश का गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि मणिपुर जल रहा है और मणिपुर की एक यात्रा ना कर पाए, अच्छा नहीं लगता गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निकम्मा। लेकिन मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे जाया नहीं जा सकता। मोदी जी पूरी दुनिया का भ्रमण कराते हैं लेकिन मणिपुर पे मौन हो जाते हैं। तो जो मौन धारणा कर लेते हैं कुछ देश के मुद्दों पे, लेकिन घुसपैठियों के मुद्दे पे, क्योंकि घुसपैठिए ही भाजपा के वोटर है, घुसपैठिए ही इनकी कायाकलाप है, कार्यशैली। अगर देश में घुसपैठिए ना हो तो भाजपा को वोट कौन देगा? तो एक खुद ही उसको बाहर नहीं करना चाहते। और आज आप खुद बताइए, झारखंड के अंदर घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? बांग्लादेश को तो भारत ने 112 गांव लौटा दिए और बदले में कितने गांव मिले? तो भाजपा ने सरेंडर कर दिया। हमने पहले ही कहा कि हमने तो बांट दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन भाजपा वो पार्टी है जो देश के अंदर लोगों को बांट रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है लोगों की पार्टियों को भी तोड़े। बिहार में इन्होंने पार्टी को बांट दिया, चिराग पासवान को। महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना को बांट दिया, अजित पवार को बांट दिया, और झारखंड में इन्होंने चंपाई को बांट दिया, सोरेन को बांट दिया। तो बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा का है। महाराष्ट्र की जनता, झारखंड की जनता देश को समझ रही है कि मोदी जी के जुमलों से अब काम चलने वाला नहीं है। झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी, उन्होंने आदिवासियों के लिए, वहाँ की जनजातियों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ढेर सारे अनेक काम किए हैं, जिसका परिणाम आप देखें कि पहली बार कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो दोबारा रिपीट होने जा रहा है झारखंड। ठीक है अजय जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है, और अगर कोई मुद्दा है भी तो ये इसमें केंद्र सरकार की नाकामी है, क्योंकि घुसपैठ अगर हो रही तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? एक समानता है, पहले एक समानता बता देता हूँ। कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश है जहाँ का मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन लेता है, हंगामा मचती है तो उसको ज़मीन वापस लौटानी पड़ती है। ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री है। झारखंड का मुख्यमंत्री है, वो माइनिंग लीज ही अपने नाम पर अलॉट कर लेता है खुद से, बाद में हंगामा मचता है तो उनको भी लौटानी पड़ती है। ये है इनका वर्किंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस। CA-NRC में कौन विरोध करने आया था, जरा आप लोग बताइए। CA-NRC का विरोध कौन कर रहा था? यही लोग कर रहे थे, और इनके भाईजान लोग कर रहे थे जो बाहर से घुसपैठिए आए हुए हैं। घुसपैठिए आते हैं, हमारे बंगाल की सीमा मान्यवर 3470 किलोमीटर है, उस पर फेंसिंग नहीं है। लेकिन घुसपैठिए जब आते हैं पश्चिम बंगाल में और उनको आधार कार्ड देके, उनको वोटर आई कार्ड देके उनको बसा लिया जाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाने लगता है, और फिर उनको झारखंड भेजा जाता है, यहाँ तक कि हैदराबाद तक जाते हैं, जम्मू कश्मीर तक चले भेजा जाता है।
तो ये होता है प्लान्ड इंट्रूशन जो आप करवाते हैं, इसके लिए आप दोषी हैं। अरे यार तो छोड़ दीजिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के, झारखंड में क्या बोल रहे थे भाई, फ्री सिलेंडर आएगी, देंगे हम, 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, सबको देंगे, आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को, हिंदू को, मुस्लिम को, घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे। ये तो आपके अध्यक्ष कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे। तो ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। झारखंड में आज पूरी डेमोग्राफी बदलने से वहां की आदिवासी संस्कृति खतरे में पड़ गई है। 43% पॉपुलेशन थी संथाल परगना में, वो घट के 28% पे आ गई। कैसे हो गया ये? बयान गलत दिया सर, गलत बयान है। किसी हमारे अध्यक्ष ने, किसी बड़े नेता 43 से 28% आ गई आदिवासी आबादी, कैसे हो गया ये? आप ये देखिए, इनके मंत्री हैं, कांग्रेस के मंत्री, 300 करोड़ रुपए घर से निकल जाते हैं। कहां से आता है? धीरज साहू के पास 350 करोड़। अरे नोट गिनने क्या, नोट गिनने की फैक्ट्री बनाई हुई है झारखंड को। जिस प्रदेश को जाते हैं चूस लेते हैं उसको गुठलियों से, आम की तरह चूस के फेंक देते हैं। जनता ये चीज समझ रही है। आदिवासी अस्मिता की बात है, जवाई क्लब बन चुके हैं वहां पे। जी जी, संक्षेप में राजन तिवारी जी आपकी बस टिप्पणी। मैं कह रहा हूं यही सब मुद्दे हैं जी जो जी, जमीन कई सारे पे इको मुद्दे कर हैं रहे जिनकी हैं। हमने चर्चा की। राजेंद्र जी आप तो वहीं से हैं, आपने जमीन पे क्या देखा, क्या मुद्दे हैं जिनको देख करके कल झारखंड की जनता वोट करेगी? अनम्यूट कर लीजिए। ये चुनाव बहुत उदासीन चुनाव है, कोई रोमांच लोगों में नहीं है। अगर आप गांव में और दूसरी जगहों पर जाएंगे तो सारे लोग एक तरह से ये बात करते हैं कि भाई सब एक ही जैसे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है वोट करना। तो जो जनरल वोटर है वो भाजपा की बात करता है, जो आदिवासी माइनॉरिटीज ये सब हैं वो हेमंत सोरेन की बात करते हैं। एक पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर दरअसल वो चीजें हैं नहीं, तो इसलिए ये मसला उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया। और जो आदिवासी की बेटियों की बात है, प्रधानमंत्री तक ने कहा कि बेटियां सरकार छीन रही है। इसके बारे में जो हेमंत ने जो जवाब दिया वो अलग तरह का था। उन्होंने कहा भाई बिल्किस बानो को लेके आए, उन्होंने कहा बिल्किस बानो को बलात्कारियों को छोड़ा जाता है। मणिपुर में आदिवासी बच्चियों को नग्न घुमाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई, इससे दरअसल कोई मुद्दा ऐसा खड़ा दिखाई नहीं दिया। अगर आप घूमेंगे पूरी तरह से झारखंड तो दो चीजें दिखाई देंगी आपको। एक मैया योजना दिखाई देगी जिसकी हर जगह, चाहे जनरल वोटर हो, चाहे ओबीसी हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, सब जगह उसका रेजोनेंस दिखाई देगा। और दूसरी चीज, जैसे ही आप नॉर्थ छोटा नागपुर में आते हैं तो जयराम महतो नाम का एक फैक्टर दिखाई देता है जो थोड़ा रोमांच पैदा करता है चुनाव में। इसके अलावा चीजें बहुत कुछ है नहीं। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये जी आप कुछ कह रहे हैं। समय की कमी है, माफ कीजिएगा आप। झारखंड का चुनाव राजेंद्र तिवारी के मुताबिक बहुत एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जी 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 एक बात बस। अमित शाह जी जब ये कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए, पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में मुझे याद है चुनाव प्रचार के दौरान वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया मुक्त बना दिया है देश को। ठीक 1 साल पहले। तो पहले वो तय कर लें घुसपैठिया मुक्त है कि नहीं है, तब लोग भरोसा करेंगे। जी ठीक है। लेकिन कुछ इलाकों में निश्चित रूप से घुसपैठियों ने आदिवासी इलाकों में गांव के गांव जो है वहां पर कब्जा किए हैं, और इसी वजह से शायद बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की कि ताकि बाकी झारखंड में इसका असर दिखे एक जगह के उदाहरण के तौर पर। झारखंड का चुनाव राजेंद्र तिवारी के मुताबिक नीरस है, लेकिन मुद्दे ज़मीन पर क्या है, कल के वोट में जनता कल जब वोट गिराएगी तो जनता उन मुद्दों को समझदारी से चुनेगी जो उसके हक के होंगे और जो पार्टी उस हक को पूरा करेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट। तो कल महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है। इस उपचुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। यहां पर कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन वो सपा का समर्थन कर रही है। खास बात यह कि अब तक उपचुनाव से दूरी बनाकर रखने वाली बीएसपी भी इस बार चुनाव मैदान में है। वैसे तो इस चुनाव के नतीजों में योगी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसे 2027 के चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में सपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद इस उपचुनाव से 2027 के लिए एक बड़ा संदेश निकल सकता है। किसकी ताकत बढ़ेगी, किसकी ताकत कम होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।